हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुहेल और आप सभी देख रहे हैं इजी टू लर्न विद सुहेल चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, ये जो चैप्टर है हर एक बच्चे के लिए 8 घंटे मांगता है। यानी कि इस चैप्टर में एक कंपलसरी ये बात है कि इस चैप्टर को हर बच्चा 8 घंटे पढ़े, तभी ये चैप्टर आपको समझ आ सकता है या इसके बारे में आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल पर इस चैप्टर को 2 घंटे में कवर किया गया है, जिससे आपको ये चैप्टर मेन टॉपिक्स, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। और जो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी उन्हीं टॉपिक्स में आएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो 2 वीडियोस नहीं देखी जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाई हैं, तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें, समझें, फिर इस क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो पे आएं और इसे देखें। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। प्लस हम स्रोत आधारित प्रश्न उत्तर भी करेंगे, जिसमें हमें एक स्रोत दे देते हैं और 4 या 5 प्रश्न उत्तर पूछते हैं। वो 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे उसमें ही गलती करते हैं, वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अति लघु प्रश्न उत्तर से। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेडरिक सारियो कौन थे? अगर आपने अभी 2 वीडियो जो मैंने अपलोड करी हैं उन्हें देखा, तो फर्स्ट वीडियो में ही फ्रेडरिक सारियो के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने 4 चित्र बनाए थे, ये सब। तो सीधा सीधा एमसीक्यू यहाँ से उठ के आ जाएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही आंसर लिया है जो आप कंफ्यूज नहीं हुए, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन थे? तो फ्रेडरिक सारियो जो थे वो एक फ्रांसीसी चित्रकार थे, है ना। आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो एनसीईआरटी से या मेरी वीडियो से, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्र बनाए थे। यही बात यहाँ पर बोली गई है। सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूक मेटरनिक कौन थे? ठीक है, ये थे ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर होते हैं अपनी नेता टाइप, ठीक है, नेता टाइप चांसलर, ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर थी। फिर है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रतिपादन का मतलब होता है फैलाया था या फिर उसका पालन किया था। प्रतिपादन का मतलब ये होता है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो मॉन्टेस्क्यू का वहां नाम आया है, ठीक है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। देखिए, पृथक्करण का मतलब यहाँ पर मैंने लिख रखा है सेपरेशन, यानी विभाजन, ठीक है। वही बात बताई गई है। आप या तो ये वाली, देखिए, इतनी लाइन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर ये ले सकते हैं। सिद्धांत क्लियर कर देता हूं मैं, ये भी ले सकते हैं आप, सिद्धांत या अधिकार का क्या विभाजन, ठीक है। ये देखिए, ये एमसीक्यू आपको अब एकदम तो समझ में नहीं आ रहे होंगे। जैसे ये नाम आ गया मोंटेस्क्यू, ये कौन था? ड्यूक मैटरनिक, ये कौन थे? ठीक है, फ्रेडरिक सारियो, ये कौन था? ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। या मेरी वीडियो से पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए या किसी और की वीडियो से भी, अगर आपने पढ़ रखा है और आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स तलाश रहे हैं इस चैप्टर के, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये जो दार्शनिक है, जो हिस्टोरियंस है, ये कौन थे, ठीक है। इनके बारे में एमसीक्यू आए हुए हैं चैप्टर से। और हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैंने आपकी सपोर्ट मटेरियल से उठाए, ठीक है। जो क्लास 10th का सपोर्ट मटेरियल है, आपको एनटीई या एनसीईआरटी के नाम से कोई वेबसाइट है, उस पर मिलेंगे, ठीक है। सपोर्ट मटेरियल अगर आप देखना चाहें तो वहां से ये क्वेश्चन आंसर उठाए गए हैं और आपको आंसर्स भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। जोल्बराइन क्या था? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक आ गया है ये। जोल्बराइन क्या था? वह किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? आर्थिक मैंने आपको बता दिया था, जो आप पिछली वीडियो अगर आपने देखे हो तो आर्थिक पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं इसमें। शक्ति पृथक्करण, देखिए पृथक्करण का मतलब वही फिर आ गया सेपरेशन। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, ये हमें पता है क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 ईस्वी में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वे मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी गई। देखिए, जो बच्चे चैप्टर पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा ये पहले से। इस प्रकार ये आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। उस क्षेत्र का नाम बताइए जिसके निवासियों को स्लाव कहा जाता था। देखिए, ये टॉपिक मैंने थोड़ा डीपली पढ़ाया था आपको, तो वहां से आपको ये पता चल गया होगा कि बाल्कन, ठीक है, बाल्कन राज्य, बहुत सारे राज्य थे वहां पर, निर्जातीय लोग रहते थे, अलग अलग जातियों के लोग रहते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? स्लाव, ठीक है। नेक्स्ट, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश रूप में मान्यता दी? देखिए, ये संधि मैंने उसमें नहीं बताई, जो आपको पिछली वीडियो में नोट्स पढ़ा है उसमें नहीं बताई। तो देखिए, क्यों नहीं बताई, अब ये भी एक टॉपिक है, ठीक है, इसलिए नहीं बताई क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है चैप्टर रिलेटेड, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी बहुत अदर मटेरियल दे रखा है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जो आपके बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जो आएगा उसमें।
तो उस वहां पर ये कुस्तुनतुनिया की संधि नहीं बताई थी मैंने, ठीक है। ये आपको जाननी वैसे जरूरी भी नहीं है, ये बस एमसीक्यू में आएगा, वो भी बहुत मुश्किल है इसका आना, इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आ गया, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है, तो मैंने ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? मान्यता का मतलब होता है एक स्थिति, एक पोजीशन, ठीक है, मान्यता, ठीक है। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वोल्फटोन ने किया था, ठीक है। एमसीक्यूज क्वेश्चन है ये सारे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को लिखिए। ये क्वेश्चन क्या होता है कि आपको एक लाइन दे देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर करूं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है कि काबूल को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है, ये एक लाइन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। जो लिखे हुए क्वेश्चन है उन्हें सही करके लिखिए। अब हमें ये देखना है कि इस लाइन में गलत वर्ड कौन सा है या गलत सेंटेंस कौन सा बैठ रहा है, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं, ऐसे घुमा फिरा के आएंगे बोर्ड में क्वेश्चन आंसर, ठीक है। काबूल को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है, लेकिन काबूल को नहीं, इटली को, ठीक है। आंसर मैंने लिख रखे हैं, इटली को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है, ठीक है। वर्साई में हुए, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। वर्साई में हुए एक समारोह में जनवरी 1871 में पर्शिया के राजा विलियम एक ने सभी को इटली का राजा घोषित किया, ठीक है। वर्साई में नहीं हुआ था ये हुआ था जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में हुए एक समारोह में जनवरी, ये सब एक ही वर्ड है, एक ही गलत वर्ड है, वही हमें इसमें बताना है, ठीक है। चार, ये आएगा आपका 4 नंबर का। नेक्स्ट है वियना कांग्रेस का आयोजन 1817 में हुआ। 1817 में हुआ ही नहीं था, 1815 में हुआ था। रूसों ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। देखिए, रूसों ने नहीं कहा था, चैप्टर अगर आपने वीडियो देखी है तो रूसों ने नहीं कहा था, ये कहा था मेटरनिक ने, ठीक है। नेक्स्ट है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। देखिए, सही मिलान की पहचान आप कैसे करते हैं ये देखते हैं कि बिस्मार्क इटली, ये बिस्मार्क थे, ये इटली के थे, ठीक है, ठीक है। मैथ्सनी जर्मनी, काबूल ब्रिटेन, और डी है मेटरनिक ऑस्ट्रिया। देखिए, ये पॉइंट में थोड़ी ये मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, इसमें से ये 4 ऑप्शन आपको दे देंगे ABCD करके। अब आपको ये बताना है कि जो हिस्टोरियंस हैं ये कौन से सिटी से रिलेटेड है। जैसे ये बिस्मार्क इटली, मैथ्सनी जर्मनी, काबूल ब्रिटेन, और इसमें से सही कौन सा था? वो ये था कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया के हैं, ये सही। ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन देंगे आपको बोर्ड में। फिर ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय से संबंधित नहीं है? अगर आपने इटली का एकीकरण पढ़ा होगा तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है ज्यूसेफे मैथ्सिनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। प्रधानमंत्री काबुल ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। हाँ, उन्होंने किया था। 1861 में विक्टर इमेनुल द्वितीय ने समय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया है। हाँ, किया था। ऑटोमन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, ठीक है, ये गलत है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर एक तो ये लिखा होता है सही, एक होता है नहीं। आपको नहीं या सही दोनों पर फोकस करना है। अगर ये सही होता तो आपको इसमें सही वाला चूज करना होता। अब इसमें ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो वो ये है, ऑटोमन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, ये इसमें गलत है। तो ये आपको स्पेशल ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए, ये चित्र बहुत बार पूछा गया है 2021 के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये चित्र 5 नंबर में आता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बताया गया है। निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया का ये चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, जहां फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई है, ठीक है। आपको इसमें याद करने वाली बात क्या है? चित्रकार का नाम, डेट, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले। जैसे कि क्या, ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लोह की नीति अपनाई। रक्त तथा लोह की नीति अपनाई थी बिस्मार्क ने। इनका नाम बहुत बार आ रहा है, तो आपको अभी यहाँ पर याद हो गया होगा। और अगर इनके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं।
मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट है सत्य व असत्य बताइए। ये भी आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, बचपन में आपने करे होंगे कि गैरिबोल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। सत्य है ये बात, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया है एजर्शन रीजन वाले, ठीक है। पढ़ते हैं। संकल्पना, एक होती है संकल्पना और एक होती है कथन, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। सा, ठीक है, संकल्पना और यहां से शुरू है। यहाँ संकल्पना 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का, जनतंत्र और क्रांति का अलगाव होने लगा। हाँ सही बात है ये। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। देखिए दोनों बातें ही सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखना क्या होता है कि जो आपको संकल्पना दे रखी है, एजर्शन जो दे रखी है, वो क्या रीजन से मैच हो रही है, यानी कथन से मैच हो रही है, ये आपको देखना होता है। हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का, जनतंत्र और क्रांति का अलगाव होने लगा था। ये भी सही बात है और नीचे वाली भी जो हमारा कथन है, कारण है, वो भी सही बात है। लेकिन अब हम पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं कि पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट, संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। यानी कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। ऐसे ही ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। कोई कहेगा नहीं कर रहे, कोई कह रहा है एक गलत है एक सही है, कोई कह रहा है दोनों सही है। ऐसे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा पॉइंट बैठ रहा है सही, कि संकल्पना सा एवं कारण का यानी कथन का दोनों सही है, दोनों सही है, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। देखिए अगर आप ये संकल्पना पढ़ें तो ये अलग टॉपिक है, यूरोप का टॉपिक है। लेकिन ये कारण अगर आप पढ़ें तो ये राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, जैसे कि हमारी फ्रांसीसी क्रांति में जो हुई, ठीक है, जो मध्य वर्ग था। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं खा रहे, तो ये पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगे ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ चैप्टर समझना पढ़ना कंपलसरी है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये बुर्बो है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। बहाल का मतलब शामिल होता है, ठीक है। हाँ ये बात सही है, बहाल किया गया था इन्हें। फिर कारण दे रखा 1815 में वियना संधि की गई, ये भी दोनों सही है। तो इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, कि संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ये हो गया। अब देखिए लघु और दीर्घ उत्तरी प्रश्न हमारे शुरू हो रहे हैं। ये आपके प्रश्न उत्तर आएंगे 3 से 5 नंबर के, बोर्ड्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तभी मैं इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, 3 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सामूहिक पहचान का भाव निम्न प्रकार से विकसित हुआ, यानी धीरे धीरे विकसित हुआ। पितृभक्ति और नागरिकता के विचार। देखिए पितृभक्ति का मतलब वो क्या होता है कि हमें एक नागरिक के अधिकार जो होते हैं वो बनना है, ठीक है। यहां भी लिखा हुआ है नागरिकता। नए राष्ट्र चिन्ह क्या हुए, फ्रांसीसी क्रांति में क्या बने, नए राष्ट्र चिन्ह आए थे, वही चीज बता रही है ये क्वेश्चन, ये वही चीज आ रही है। अब इसमें लोड कर, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था हो। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का क्या मतलब होता है कि ये केंद्र है और यहाँ पर एक केंद्र है और ये छोटे छोटे इसके राज्य हैं। ये सारी सत्ता किसके हाथ में हो, इसके हाथ में हो, यानी एक गवर्नमेंट, एक सरकार, यही सब। राष्ट्रीय भाषा हो, एक राष्ट्रीय भाषा हो हमारी, ठीक है। एक समान भार व मान की व्यवस्था हो। फ्रांसीसी क्रांति में ये एक टॉपिक था, भार और माप की, यानी कि मापना, भार तोल की व्यवस्था, ये सब। नेक्स्ट, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। समावेश का मतलब होता है मिलाना, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्क संगत बना दिया। समीक्षा कीजिए कैसे। नेपोलियन की संहिता आई। देखिए नेपोलियन ने क्या किया था कि जो पहले से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो हुआ शासन, ठीक है, नेशनल असेंबली का, नेपोलियन ने उसे हटा दिया और क्या, राजतंत्र वापसी ला दिया। उसने जो पुराने कानून नियम थे उनमें सुधार करने के लिए एक नेपोलियन की संहिता बनाई, जिसे नागरिक संहिता भी कहा गया। वही चीज इसमें क्वेश्चन में पूछी गई है। फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, आपको शायद ध्यान से ना समझ में आया हो ये क्वेश्चन। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक यानी राजनीतिक, क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। क्रांतिकारी यानी जो क्रांतिकारी थे उनका समावेश, उनको मिलाया
जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल, कुशल का मतलब होता है परफेक्ट, वह तर्क संगत, तर्क संगत का मतलब होता है लॉजिकल, लॉजिकल जो बात होती है, बना दिया, उसकी समीक्षा कीजिए, यानी उसे बताइए कि कैसे। पहला पॉइंट हमारा, नेपोलियन की संहिता बनाई उसने, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए, ग्रामीण मतलब गांव वगैरह में, शहरी क्षेत्र में सुधार किए और व्यापार में सुधार किए, ये सब। 3 नंबर में फुल क्वेश्चन आएगा, आपको 4 पॉइंट इसके लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्र निर्माण में संस्कृति का योगदान, कला, काव्य, कहानियां, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल, भाषा, ठीक है, ये भाषा अलग है, अलग पॉइंट है ये भाषा। और जनश्रुतियों पर आधारित संस्कृति का निर्माण, जनश्रुतियों का मतलब होता है लीजेंड्स, जो लीजेंड्स की कहानियां थी उनका क्या हुआ, निर्माण हुआ, लोगों में उनका प्रचलन हुआ, उनकी कहानियों का, लीजेंड्स की कहानियों का उनका निर्माण हुआ, तो इसमें उन्हें हेल्प मिली यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना लाने में। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपने चैप्टर समझा है, तो ये क्वेश्चन जो है पूरे पूरे पैराग्राफ से उठ के आया हुआ है। पढ़ लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसे, इस पूरे पैराग्राफ को पिछली वीडियो में डिटेल वाइज समझा चुका हूं, एक एक लाइन पढ़कर। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे, अच्छे खासे पॉइंट दे रखे हैं, तो ये आपके 5 से 8 नंबर का आ सकता है, ठीक है, 8 नंबर तक का आ सकता है क्वेश्चन, कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, कि वहां पर कैसे आया एकीकरण, मतलब वहां पर कैसे एकीकरण हुआ, वहां पर राष्ट्रवाद कैसे आया। तो ये क्वेश्चन आपको पूरा पैराग्राफ मिल जाएगा मेरी पिछली वीडियोस में, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, हमें हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट कवर करना है, तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे इतना फोकस नहीं कर सकते, ठीक है, हमें चैप्टर पे करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बदल भी सकते हैं लेकिन चैप्टर नहीं बदलेगा, ठीक है। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी, उनके बारे में बताना है। पूरा मैंने समझाया आपको पिछली वीडियो में, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ये इटली का मैंने यहाँ पर थोड़ा छोटी सी पिक्चर भी लगा रखी है, 7 राज्यों में विभाजित था, ये सब आप पढ़ सकते हैं। ये भी आप, मैं पिछली वीडियो को कहूंगा, मैं पिछली वीडियो को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे आपका ही और मेरा भी टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा पैराग्राफ वहीं से आया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। क्योंकि राष्ट्रवाद, देखिए, ऐसी प्रक्रिया नहीं है राष्ट्रवाद कि राष्ट्रवाद एकदम से आ गया, लोगों ने एकदम से फॉलो कर लिया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है और सबका एकजुट होना इसमें अनिवार्य होता है। नेक्स्ट जाते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान, उत्थान का मतलब स्टार्टिंग, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की स्टार्टिंग के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। उत्तरदायी का मतलब होता है जिम्मेदार, क्या कारण है यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारक, राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक है, लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा दिया गया, यहाँ दिया गया था, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल दिया गया, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग थी और निरंकुश राष्ट्रतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं हुई। निरंकुश का मतलब मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, निरंकुश का अब यहाँ भी बता देता हूँ। निरंकुश का मतलब होता है जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई रुकावट ना हो, ठीक है। ऐसी कई सारी सरकारें आती हैं जिन पे कोई रुकावट नहीं होती, वो अपनी मनमर्जी लोगों पर थोपती हैं जबरन। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो इसका सिर्फ फ्रांस पर प्रभाव नहीं पड़ा, पूरे विश्व पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था, ठीक है। समीक्षा कीजिए, यानी बताइए उसके बारे में। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, ठीक है, सॉरी, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई इसमें। समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व से भरे नए समाज की नींव हुई इसमें। भातृत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, वर्ड से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अगर आप ये भी वर्ड ना लिखें तो भाईचारा लिख सकते हैं, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा से भरे नए समाज की नींव इसमें गढ़ी। नवीन कानून की संहिता बनी। मध्य वर्ग का उदय हुआ। मध्य वर्ग का मैंने आपको बताया है, फ्रांसीसी क्रांति में 3 वर्ग थे, उनकी मध्य वर्ग की बात हो रही है यहाँ पर। उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ। उदारवादी विचारधारा क्या थी, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी। 1804 की
नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जन्म पर देखिए 1804 की जो नागरिक संहिता थी उसके बारे में बताना है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर का फुल आएगा ये क्वेश्चन। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई इसमें। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया, ये भी हमने पढ़ा इसमें। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था मैंने बता दी है ऑलरेडी पिछली वीडियो में। किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति हुई। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। श्रेणी संघों का मतलब होता है व्यापारियों के ग्रुप्स, ठीक है। देखिए इन टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल वाइज वीडियो मिलेगी, दोनों वीडियोस को आपको ध्यान से देखना। केवल 2 घंटे की वीडियोस है, ज्यादा लंबी नहीं है ना। आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को, तभी आपको ये समझ में आएंगे क्वेश्चन आंसर। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखी है, मैंने ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। कम जनसंख्या थी इनकी, उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले जमीन, वही सब आएगा जो मैंने पढ़ा दिया है। मैंने पढ़ाया ही इसलिए है कि आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक, सभी अधिकार दिए। उच्च वर्ग कुलीन वर्ग की बात हो रही है। एक और वर्ग था निम्न वर्ग, ठीक है, कृषक वर्ग भी कहते थे उसे, तो उसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी मिलेगा। इससे आया हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने ये मेंशन कर दिया। पिक्चर भी देखिए मैंने दे रखी है यहाँ पर ये। नेक्स्ट है 1815 की वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्तावों व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। वही सब बातें जो मैंने बता दी हैं। 1815 की वियना संधि की विशेषताएं, फ्रांस में बुर्बो, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, बुर्बो है। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई इसमें। वियना कांग्रेस ने सब दफा कर दिया था जो नेपोलियन ने लागू किया था नेपोलियन संहिता द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नए रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था, ठीक है। फ्रांस ने उन इलाकों पर से अधिपत्य, यानी अधिपत्य का मतलब होता है शासन, अपना जोर, ठीक है, अपना शासन खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीता था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना हुई, ये भी हम डायग्राम के मदद से सीखा था हमने टॉपिक। यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? ये आदर्श हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीजों तथा पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को खत्म नहीं कर पाया। ध्यान से सुने, इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जोल्बराइन। इसके बारे में हमने पढ़ा डिटेल वाइज। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले कितनी थी बताइए बताइए? 30 थी, 30 से भी ज्यादा थी बल्कि। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है औद्योगिकरण की वृद्धि ने किस प्रकार यूरोप के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल दिए? औद्योगिकरण की वृद्धि, औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? उद्योग, फैक्ट्रीज, उनका विकास, ये सब। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिकरण, उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई। शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। वाणिज्यिक वर्ग वो होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, वाणिज्यिक वर्ग पैसे वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वाणिज्यिक जो खेती होती है वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वाणिज्यिक खेती में हमारा कपास आता है। कपास एक वाणिज्यिक फसल है, क्यों है? क्योंकि इसकी अच्छी रकम मिलती है। अगर आप इसे का बिजनेस करें या इसे बेचें तो इसकी अच्छी रकम मिलती है, तो ये एक वाणिज्यिक फसल है। वाणिज्यिक वर्गों का मतलब यही होता है जो पैसे रिलेटेड वर्ग हो, ठीक है, जो पैसों से काम करें। औद्योगिक औद्योगिक कह सकते हैं इन्हें, लेकिन थोड़े अलग होते हैं। श्रमिक और मध्य वर्ग का उदय हुआ। कुलीन विशिष्टिकारों की समाप्ति के विचारों की लोकप्रियता। शिक्षित एवं मध्य वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का उदय, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, ये भी पढ़ चुके हैं। राजनीतिक संगठन का निर्माण करा उन्होंने, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष करा। मताधिकार वोटिंग, वोटिंग होता है इसका मतलब, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए? यानी कि जो 19वीं शताब्दी थी वहां पर महिलाओं का सहारा लिया, यानी महिलाओं का सहारा नहीं, महिलाओं के चित्र का सहारा लिया गया राष्ट्रवाद की भावना को प्रस्तुत करने की। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वो कोई व्यक्ति हो। ध्यान से सुने, राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था।
राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया है, ठीक है, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। देखिए, अगर आप वीडियो में देखें तो मैंने बकायदा महिला की फोटो लगाई है, इसमें नहीं हो पाई कवर क्योंकि स्लाइड थोड़ी छोटी थी, है ना। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने उन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएंगे आपके स्रोत आधारित प्रश्न। 4 अंक के क्वेश्चन होते हैं, एक स्रोत दे देंगे, 4 प्रश्न पूछ लेंगे और 4 नंबर के होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं पहले से ही, आंसर जो आपके स्रोत में पहले से ही मेंशन होंगे, बस आपको पढ़ के उनके आंसर देने। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ये सपोर्ट में तो दे रखे हैं आपके इजी, लेकिन बोर्ड में आएंगे थोड़े हैवी, तो उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है अंडर्स्ट रेनर कौन थे। तो मैं थोड़ा इसका डार्क पेन लेता हूँ। अंडर्स्ट रेनर कौन थे, तो फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा आपको। ये रहा, फ्रांसीसी दार्शनिक अंडर्स्ट रेनर, पहले ही पेज पर मिल गया। रेनर ने, ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक थे ये। दार्शनिक का मतलब हिस्टोरियन। अंडर्स्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इनके अनुसार जो राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है। राष्ट्र समान भाषा, नस्ल या क्षेत्र से बनता है, ये है, ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है, देख लेते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, पढ़ लिया हमने। राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, हमसे क्या मिस्टेक हुई है, हमने ये क्वेश्चन सही करा, अंडर्स्ट रेनर कौन थे, और अंडर्स्ट रेनर के अनुसार विशेषताएं भी हमने सही करी, ये वाला था, ठीक है, समान भाषा, ये भी सही है। थोड़ा यहाँ पर फ्लिप हो गए ये क्वेश्चन कि यहाँ पर ये जो था ना, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है, इसका आंसर ये रहा, राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी, कोई वजूद, ठीक है, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है, कि उस जो आजादी है उसकी मौजूदगी के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है कि राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है, कि एक जब राष्ट्र होता है, जब भाई एक राष्ट्र बन गया, राष्ट्र बनता कैसे, जब वहां स्वतंत्र लोग पूरा उसे बनाते हैं, एक झंडा, एक संविधान जब वहां क्रिएट होता है तभी तो एक राष्ट्र की उत्पत्ति होती। तो यही बताया गया है कि राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की क्या है, गारंटी है। अब ये पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा फ्लिप हो गया था क्वेश्चन। राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अपने शब्दों में, क्योंकि जहां 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 तक मैंने देखा है स्रोत आधारित प्रश्न उत्तर में, कि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, वो स्रोत में नहीं होते, वो आपकी सोच से पूछे गए होते हैं क्वेश्चन, आपको खुद ही लिखने होते हैं। लेकिन यहाँ भी फिर भी मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ दे रखा है इसका आंसर। पूछ लेंगे राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। निष्ठा का मतलब होता है एक जज्बा, ठीक है, एक कहते हैं ना कि मुझ में इस चीज को या कोई भी काम करने का जज्बा है, ठीक है, मैं चाहता हूं, मैंने ठान रखा है, निष्ठा का मतलब वो होता है। नेक्स्ट स्रोत पढ़ लेते हैं हम अपना, जोल्बराइन का क्या उद्देश्य था, ठीक है, जोल्बराइन यहाँ पर मैंने दे रखा है। देखिए जोल्बराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है, जोल्बराइन का मकसद साफ दे रखा है। आंसर आपको बस ढूंढने की जरूरत है, पहले पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर्स को पढ़िए, फिर आप आंसर ढूंढ सकते हैं। फ्राइडरिक लिस्ट कौन थे, तो ये थे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, ये दे रखा है इनका नाम और ये दे रखी इनकी पोजीशन, कि अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। मुक्त आर्थिक व्यवस्था के महत्व को बताइए, कि को है, ठीक है, को बताइए। तो हमें यहाँ दे रखा है, ये रहा, मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ही पूछा गया है कि राष्ट्र के एकीकरण में अर्थव्यवस्था की क्या महत्व है, क्या महत्व है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का। तो इसका आंसर ये रहा, वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ाकर भी। देखिए राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था होती है वो जितनी ज्यादा बाहर से
मजबूती प्रदान करेगी, उससे ज्यादा अंदर प्रदान करेगी, किसमें, उत्पादकता में। क्योंकि कोई भी राष्ट्र धनी हो, पैसे रिलेटेड हो, तो वो सबसे ज्यादा अपने देश के अंदर उत्पादन करेगा, अपने जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको देगा, और ज्यादा बन गया तो सेल भी करेगा। तो ये चीज इसमें पूछी गई है और हमने बता दी थी। नेक्स्ट है ये थोड़ा बड़ा सा ये दे रखा है स्रोत, तो ये 2 पेजों में आया है। पहला क्वेश्चन है, लुइजे ऑटो पीटर्स कौन थे? तो ये थे भाई एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी लिख रखा है, ये थे, ठीक है। नाम तो ये थे वाला लग रहा है, लेकिन ये शायद थी, ठीक है। आप जो आपको स्रोत में दे दें वो आपको लिखना है, ठीक है, अपनी तरफ से ना लिखें। नेक्स्ट है, लुइजे ऑटो पीटर्स के महिला स्वतंत्र पर क्या विचार थे? तो इनके ये विचार थे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये येलो से जितना भी है पैराग्राफ, ये इनके ही बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। महिला, वीडियो को पॉज करें, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, समझेंगे पैराग्राफ को, उतना आपके लिए अच्छा है। कोई वर्ड समझ, इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। सब हाँ, सब सरल वर्ड्स हैं, आपको सब समझ में आ जाएंगे। एक है ये अविवेकपूर्ण। अविवेकपूर्ण का मतलब होता है, जैसे जैसे अगर हम समझे विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण का मतलब होता है समझदार, समझदारी से लिया गया फैसला, विवेकपूर्ण। और अविवेकपूर्ण का मतलब उल्टा कर दीजिए, जो समझदारी से फैसला ना लिया जाए, जो सोच बूझ कर फैसला ना लिया जाए, उसका मतलब होता है अविवेकपूर्ण। महिला स्वतंत्रता पर अपने विचारों को लिखे। देखिए फिर अपना वो आ गया कि अपने विचारों में, अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई अपने विचार लिखो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, स्रोत में ही होता है उसका आंसर, बस थोड़ा सा डीपली पढ़ने की जरूरत है। मैं जानता हूँ बोर्ड में बहुत घबराहट होती है और बच्चे डीपली नहीं पढ़ पाते, गद्यांश भी नहीं पढ़ पाते, यानी कि आपका ये स्रोत भी नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो उसका एक तरीका है कि आप थोड़ा शांत होएं, ठीक है, थोड़ी मेडिटेशन करके जाएं, और तब डीप अगर आप पढ़ेंगे तब इनके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर दे पाएंगे। पैनिक जैसी सिचुएशन में आप ये ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते जो स्रोत आधारित प्रश्न हो। इसके लिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा इन्हें। जैसे कि इसका आंसर मैंने ये ब्लू पेन से हाईलाइट कर रखा है पूरा, आप वीडियो को पॉज करें और देख लें, ठीक है। महिला स्वतंत्र पर अपने विचारों को लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं, कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। नेक्स्ट जाते हैं हम, एंड ऑफ दिस टॉपिक। देखिए क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, मैंने आपको पढ़ाए वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से लिए गए थे। आप भी जा सकते हैं वेबसाइट पर और सपोर्ट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स आपको उसमें नहीं मेंशन कर रखे, लेकिन मेरी वीडियो में उनके भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, वो भी राइट बिल्कुल। अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी 2, उन्हें जरूर देख लें, तब इस वीडियो को देखें। क्वेश्चन आंसर्स पहली और दूसरी वीडियो नहीं समझ में आती तो एक बार और देख लें, तब आ जाएगी पूरी समझ में। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया उसमें, और डायग्राम्स भी बना के दिखाए। इतनी अच्छी ड्राइंग मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बना के दिखाए। तो अभी के लिए गुड बाय।